हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका ऑलरेडी 6 पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आज इसका हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में समझा था। देन पार्ट 2, 3 और 4 में यहाँ पे जो राइट टू इक्वेलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। 3 पार्ट्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 5 और पार्ट 6 में जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो ये पार्ट 7 है, इसमें हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का ये जो पार्ट है फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पे हर टॉपिक्स को यहाँ पे इक्वली डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा पार्ट्स यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग हमारे इंडियन पॉलिटी का ये सीरीज अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी 6 चैप्टर्स जो है हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के ऑलरेडी जो है 6 पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7। तो इसके बाद डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स, बहुत ही बड़ा जो है सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी, बहुत ही चैप्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो वन बाय वन हर चैप्टर्स को इक्वली हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स काफी बड़े होते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे बल्कि होते हैं, तो उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम लोग को एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। तो ये जो सीरीज को इस तरीके से प्लान किया गया है ताकि आप प्रीलिम्स हो या फिर मेंस के प्रिपरेशन एक ही तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। दो सोर्सेस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके पास इंडियन पॉलिटी के जो है यहाँ पे बैकग्राउंड ना हो या फिर पॉलिटी के बैकग्राउंड हो, फिर भी ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसके जो नोट है हमारे वेबसाइट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक इंडियन पॉलिटी का इस सीरीज में जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप बीच में से इसको देखने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी अगर आप लोगों ने उसको समझा नहीं। तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही ये आप छोटी छोटी चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। तो आज हम डिस्कस करने वाला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट, जो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसका तीसरा पार्ट है यहाँ पे। तो देखिए ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो पहले हम 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप लोगों को जैसे पता होगा कि भारत को जब आजादी मिली थी, तो उस टाइम लगभग 200 साल के बाद जो भारत को जब आजादी मिली थी, तो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने बहुत चीजों के ऊपर ध्यान दिया था। तो उससे पहले क्या हुई थी कि लोग जो है यहाँ पे, भारत के जो लोग, ब्रिटिश के यहाँ पे गुलामी करना पड़ता था उन लोग को। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में ब्रिटिश यहाँ पे उन लोग को एक्सप्लॉइट क्या करते थे, उन लोग को जबरदस्ती काम करवाते थे। जो भी उन लोगों को काम का इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे, उन लोग को फिजिकली हो या फिर मेंटली टॉर्चर किया जाता था। तो जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की गई थी, तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि आजाद हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति इंडियन टेरिटोरी के अंदर, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, अगर वो काम कर रहा हो तो उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि यहाँ पे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि किसी को भी यहाँ पे उठा के लेके जाके काम करवाना, बेगर, यहाँ पे भिखारी की तरह बहुत सारे ऐसे जगह पे देखने को मिलते हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पे या फिर अलग अलग जो लोग हैं वहां पे, उनको यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप करके उन लोग से भीख मंगवाया जाता है। स्लम डॉग मिलियनेयर एक ऐसी मूवी है जहां पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही
अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था, या फिर किसी भी तरीके का बॉन्डेड लेबर हो या फिर फोर्स लेबर हो, ये सब नहीं किया जा सकता है, ये ऑफेंस हो गया। कोई भी अगर व्यक्ति हो यहाँ पे, स्टेट हो या भी किसी भी मीडियम के जरिए अगर ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिसेस किए जाते हैं तो ये ऑफेंस माना जाएगा और उनके अगेंस्ट यहाँ पे कार्रवाई होगी यहाँ पे। तो देखिए ये जो है आर्टिकल 23 इंडियन टेरिटोरी के अंदर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी कि फॉरेनर्स दोनों के लिए लागू होंगे। तो यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर भारत में आके रह रहा है, लीगली रह रहा है वहां पे, और उनको यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी जो है वो उसके खिलाफ यहाँ पे कदम उठा सकता है, स्टेप ले सकता है, उनको यहाँ पे न्याय जरूर मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है एक तो है स्टेट, यानी कि जो यहाँ पे लॉ को फ्रेम करता है। तो स्टेट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने आर्टिकल 12 में डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट प्लीज देख लीजिएगा, स्टेट के बारे में डिटेल में आपको वहां पे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो स्टेट इन ए शॉर्टर फॉर्म हम लोग ये मान सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम जो लॉ क्रिएट कर सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबलीज हो, यहाँ पे जो स्टेटूटरी बॉडीज हो, नॉन स्टेटूटरी बॉडीज हो, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी स्टेट बोला गया है जो लॉज क्रिएट करते हैं, या फिर यहाँ पे प्राइवेट पर्संस, यानी कि आपने अगर मान लीजिए कि यहाँ पे घर में जो है किसी भी लोगों को आपने अपने घर में यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो उनके खिलाफ आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने केस कर दिया तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशेबल होंगे। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या क्या होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत जगह पे लोगों के एब्डक्शन किया जाता है, किडनैपिंग किए जाते हैं वहां पे। तो जो है पुरुष हो, महिला हो या फिर बच्चे हो, उनको यहाँ पे सामान की तरह बेचे जाते हैं। तो पुरुषों को यहाँ पे सामान की तरह बेचा जाता है, उन लोगों को काम करवाना पड़ता है यहाँ पे। महिलाओं को यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों पे इंडिया में वहां पे एज ए प्रोस्टिट्यूशन के हिसाब से उन लोगों को सेल किए जाते हैं। बच्चों को यहाँ पे सेल किया जाता है, यहाँ पे उन लोगों के ऑर्गन्स के लिए यहाँ पे, या फिर बहुत सारे ऐसी जगह पे उन लोगों को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये सब नहीं होना पड़ेगा यहाँ पे। इमोरटल ट्रैफिकिंग जो बच्चों का हो, यहाँ पे महिलाओं की, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन जो है यहाँ पे, ये जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देवदासी, तो देवदासी क्या होता कि ऐसे एक टाइम हुआ करता था जब महिलाओं को जो है यहाँ पे फोर्सफुली लेके मंदिर के यहाँ पे आंगन में रखा जाता था। तो मंदिर में ही उन लोग जो है, उन लोग की जिंदगी उन लोग अपने बसर करते थे। लेकिन यहाँ क्या होता था कि उन लोग इवेंचुअली जाके एज ए सेक्स स्लेव की तरह यहाँ पे काम करना पड़ता था। तो ये भी जो है ये लीगल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंक्लूडेड है। स्लेवरी, किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली आप स्लेवरी नहीं करवा सकते हैं। वो अगर सपोज आपसे काम मांगने के लिए आ रहे हैं, वो आप काम दे रहे हैं उनको इन द रिटर्न ऑफ पेमेंट, यानी कि आप जो है उनको उनकी जो मजदूरी है उसको प्रॉपरली उनको देनी पड़ेगी। तो जो भी उनकी रिम्यूनरेशन है वो देनी पड़ेगी उनको। आप उससे अपनी उनकी जो काम की बदौलत, जो उनकी मेहनत की बदौलत जो उनको मिलना चाहिए, ये देना पड़ेगा। तो अगर नहीं देंगे तो ये भी जो है ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि फोर्स लेबर, जब हमारे ब्रिटिश के गुलाम थे तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उन लोग को फोर्स लेबर्स करवाना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी काम में अगर उनको अपॉइंट किया गया, तो यहां पे जो है उनको जो है फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर यहां पे उनको काम से बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको वही काम करना ही पड़ेगा। दूसरी यहां बात बोला है कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपने घर में, अपने यहां पे प्राइवेट घर में की बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि आपने घर में एक यहाँ पे केयर टेकर अपॉइंट किया है जो घर की यहाँ पे देखभाल करते हैं। मान लीजिए कि उनकी जो एक स्टैंडर्ड रेट होते हैं कि एक महीने में उनको 5000 रुपीज मिलना चाहिए मिनिमम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन 5000 रुपीज आप देंगे करके उनको अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ कभी कभी उनको सपोज 1000 रुपीज देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो ऐसे काम आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि मिनिमम वेजेस जो स्टैंडर्ड है उनको देना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकते हैं, या फिर
फिर इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है काफी सारे कानून या एक्ट भी बनाए गए हैं आर्टिकल 23 को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बनाया गया था, इमोर्टल ट्रैफिक एक्ट 1956 में बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में बनाया गया था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम यानी कि जो फोर्स लेबर एक्ट जो है ये 1976 में बनाया गया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है यहाँ पे 1976 में बनाया गया था। तो यहां तक आर्टिकल 23 मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी सिचुएशन में हो या फिर पब्लिक पर्पसेस के लिए किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है काम करने के लिए, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को जो है स्टेट पे नहीं भी कर सकती है। ऐसा बाउंडेड नहीं है कि स्टेट को पे करना ही पड़ेगा। कैसे कैसे सिचुएशन में, मान लीजिए कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि देश की यहाँ पे युद्ध जैसी सिचुएशन हो यहाँ पे, तो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जरूरी हो सकता है। सोशल सर्विस में अभी सपोज मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में कोरोना वायरस के तो बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मान लीजिए कि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोगों को यहाँ पे वॉलंटियरली काम करवाना पड़ सकता है। स्टेट जो है अपॉइंट कर सकते हैं कि आप लोगों को वॉलंटियरली काम करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है स्टेट किसी भी व्यक्ति को कंपलसरी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, और इन द रिटर्न ऐसा भी है कि स्टेट नॉट नेसेसरी उनको पेमेंट करे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि स्टेट यहां पे किसी भी लोगों को अपॉइंट करेगी, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए अभी सपोज पुरुषों की जरूरत है, यहाँ पे हेल्दी पुरुष की जरूरत है यहाँ पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे उनकी यहाँ पे काबिलियत के बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 20। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सपोज ट्रू और फॉल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को टेस्ट करता है। तो यहाँ पे इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है ताकि यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो ये क्लियर किया जाए। मैं एक ही वीडियोज में सारे के सारे जो एक ही फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, वहां पे 2 से 3 पार्ट्स मैंने लगा दिए हैं ताकि डिटेल में हर पॉइंट्स को डिस्कस किया जा सके। एक ही वीडियो में सब मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन इसमें क्या होगी, छोटी छोटी बातें जो है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी या फिर आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके मार्क्स जो है ये कट जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो है, बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 क्या करती है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो अक्सर हम लोग को देखना पड़ता है बहुत सारे जगह पे चाइल्ड लेबर जो है देखने को मिलता है। तो यहां पे आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बिलो द एज ऑफ 14, यानी कि कोई भी शिशु हो जिसकी एज 14 साल से कम हो, उनको किसी भी फैक्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री या किसी भी हैजार्डस एक्टिविटीज में जो है यहाँ पे, या फिर कंस्ट्रक्शन या रेलवेज में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एंड यानी कि ऐसे कुछ काम में, जिस कामों में यहाँ पे जोखिम हो सकते हैं, वहां पे कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल के कम तक हो, उन लोग को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो पहले तो ये प्रपोजल रखा गया था। तो यहाँ पे ऐसा रखा गया था कि मान लीजिए कि एक बच्चे की उम्र है 12 साल, अभी उन लोग को किसी के घर में जो यहाँ पे एज ए केयर टेकर के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, या फिर कुछ भी यहाँ पे काम करना पड़ रहा है वहां पे जो हैजार्डस नहीं है, हार्मलेस नहीं है, तो इसके हिसाब से वो अपॉइंटमेंट जो है जायज था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के हिसाब से, सोसाइटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 वो ये जो है इनेक्ट किया गया। तो यहां पे थोड़े से चेंजेस किए गए। तो यहां पे 2006 में देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, कोई भी बच्चा अगर वो 14 साल से नीचे का हो तो उसको किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता है। चाहे वो हैजार्डस तो लगाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ भी काम हो, चाहे वो डोमेस्टिक सर्वेंट हो, आप कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल की कम हो, आप घर में सर्वेंट के हिसाब से नहीं लगा सकते। कुछ भी यहाँ पे होटल हो, ढाबाज हो, यहाँ पे रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, टी शॉप्स यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा लगाया गया तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज तक का जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। और ऐसा अगर बार बार करते रहेंगे तो आपके खिलाफ जो है गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो अमेंडमेंट बाद में भी की गई थी।
चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे 1986 का जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट, इसको अमेंड किया गया था और इसको रीनेम किया गया था। तो 1986 का एक्ट क्या था? चाइल्ड लेबर एक्ट। तो इसको चेंज करके क्या कर दिया, इसका नाम चेंज करके प्रिंसिपल एक्ट एज ए चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, यानी कि इसमें एक वर्ड आ गया एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट क्या होता है कि किसी भी बच्चे का जो उम्र अगर 14 साल से लेके 18 साल तक, यानी कि ये बालिग नहीं हुए हैं और ये चिल्ड्रन से जो है बड़ा है, यानी कि उसकी उम्र जो है 14 साल से 18 साल तक होगी, तो उन लोग को इस कैटेगरी में रखा गया। तो पहले देखिए, पहले क्या बोला था मैंने कि कोई भी जो बच्चा है वो बिलो 14 ईयर्स का हो तो किसी भी फैक्ट्री, माइन या अदर हजार्डस एक्टिविटीज में उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि 15 साल का हो तो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जा सकता था, ऐसा एक प्रोविजन रखा गया था। लेकिन बाद में यह बोला गया कि कोई भी बच्चा 18 साल से अगर कम हो उनको किसी भी हैजार्डस प्रोसेस हो या ऑक्यूपेशंस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने उनको इंक्लूड कर दिया तो उनके खिलाफ जो है यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। तो ये देखिए बहुत ही सोच समझ के ये सब स्टेप्स लिए गए हैं ताकि यहाँ पे देश की भविष्य को यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे क्षति ना पहुंचे, उनको यहाँ पे पढ़ाई या दूसरे कामों में जो है इंक्लूड किया जा सकता है। उन लोगों को अलग अलग जो है गवर्नमेंट उनकी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी जगह होते हैं जो चिल्ड्रंस को यहाँ पे काम करना पड़ता है, लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जो गरीब लोग होते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग जो है एक्ट्स हो, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो है इंक्लूडेड है आर्टिकल 24, यानी कि कोई भी बच्चे को अगर यहाँ पे अपॉइंट किया गया जो बिलो 18 ईयर्स है कुछ भी हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में, तो उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है कि उनके साथ इनजस्टिस है। तो इसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ। तो यहाँ पे जो भी बुक्स मैंने रेफर किया है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, तो आप जो है ये 5th एडिशन है, 6th एडिशन आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, आप बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी का बाइबल है यहाँ पे। और इंडियन पॉलिटी की जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये भी फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन के लिए जो इंडियन पॉलिटी बाय गवर्नेंस अरिहंत का बुक भी ये फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही छोटी बुक है। और पॉलिटी को अगर डिटेल में जानना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी डी बासु की बुक। मेंस के पर्सपेक्टिव में कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो लक्ष्मीकांत कवर नहीं करती, तो ये सब जो है आप लोग डी बासु के बुक से रेफर कर सकते हैं। सारे के सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट भी मिलेंगे और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।